बने रहेंगे। जी हाँ, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो 48 घंटे बाद दिल्ली के सीएम नहीं रहेंगे और उसके बाद से सियासी गलियारे जो हैं वो लगातार गर्म हैं कि आखिर केजरीवाल के बाद दूसरा कौन होगा। केजरीवाल किस पर इतना भरोसा करते हैं कि चुनावी साल में वो अपनी गद्दी उसको सौंप कर तसल्ली बख्श पार्टी के लिए काम कर सकें। और केजरीवाल ने फैसला क्यों लिया? फिर सवाल जनता के बीच में भी है कि भाई इन 2 दिन में केजरीवाल क्या करने वाले हैं और केजरीवाल ने विधानसभा भंग क्यों नहीं की अगर वो वाकई में इलेक्शन चाहते थे, और क्या इसका कुछ असर ग्राउंड पर वोटरों के बीच में परसेप्शन बदलने में, नैरेटिव सेट करने में पड़ेगा, और बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी? क्या बीजेपी वाकई में इस अचानक लिए फैसले से शॉक में आ गई है? आपके मन में उठ रहे इन तमाम सवालों पर आज कॉफी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हैं, और हमारे साथ भास्कर मिश्रा, लगातार जो आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे। जरा उनसे भी पूछेंगे कि अंदर की क्या कुछ खबरें थी और कब इन्हें पता चल गया था कि केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो भास्कर, आज तो सबसे पहला सवाल आपसे ही बनता है। देखिए, ये किसी को नहीं पता था कि आज अनाउंस कर देंगे। सिर्फ ये जानकारी दी गई थी कि एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, और घोषणा ऐसी है कि अगले 7 दिन तक अरविंद केजरीवाल ही टीवी पे छाए रहेंगे। ये तय था। लेकिन जो जानकारी हमें मिली, वो जेल से जब आए थे तो वो तय करके आए थे कि उनको इस्तीफा देना है। सिर्फ इतना हुआ कि बड़े नेताओं के साथ मीटिंग की और कन्विंस किया बाकी लीडर्स को कि हमें क्यों इस्तीफा देना है और इस्तीफा देने का फायदा क्या हमें होगा आने वाले चुनाव में। पिछले कुछ महीनों से भारतीय जनता पार्टी जो भी परसेप्शन बना रही थी, वो अरविंद केजरीवाल की एक घोषणा के बाद सब धाराशायी हो जाएगा, ये तय मान लिया था पार्टी ने। उसके बाद ये हुआ कि अब इसकी घोषणा कर देते हैं कि हम इस्तीफा देंगे, और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई तीसरा चेहरा मुख्यमंत्री का होगा। चलिए, वो तीसरा चेहरा कौन होगा उस पर भी बात करूंगी, लेकिन देवेंद्र, जैसे ये खबर पहुंची बीजेपी के खेमे में, वहां पर क्या रिएक्शन था? कुछ अनुमान था या एकदम शॉक थे कि भाई ये कौन सा मास्टर स्ट्रोक आ गया? और बड़ा ठंडा सा रिएक्शन था। एक बड़े लेवल से हमें ये कहा गया कि शायद आत्मचिंतन हुआ होगा, जेल में रहने के बाद ये समझ में आया होगा कि ये नैतिकता के विरुद्ध है, इसलिए से ऐसा किया गया। तो पहला रिएक्शन तो ये था। लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी के लिहाज से अगर आप बात देखें, दिल्ली बीजेपी के हिसाब से देखें, तो उनके लिए आप कह सकते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड शॉक जरूर रहा होगा। वो लोग इस मूव की कल्पना नहीं कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी ये नैरेटिव चलाने में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पा रही थी कि देखिए भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, तब भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। इस तरह की जो बातें थी, वो ज़रूर उसको अरविंद केजरीवाल ने अपने इस कदम से उसको ठंडा किया। और वहाँ पर बीजेपी की रणनीति के हिसाब से आप कह सकती हैं कि झटका ज़रूर हो। झटका ज़रूर, चाहे दिखाने की कोशिश ना करें, लेकिन शॉक में तो सभी आ गए थे, हम सब भी आ गए थे कि ये कहाँ से फैसला आया। आप लगातार हट कर रहे थे कि तमाम आलोचना आपने सही, लेकिन आप बने रहे अपने पद पर, जेल से भी सरकार चलाने का दम भरते रहे। प्रदीप जी, आपको क्या लगता है, इससे कुछ फायदा, मास्टर स्ट्रोक या कुछ छवि बदलने जैसा कुछ चमत्कारिक हो जाएगा? नहीं, एक तो जो भास्कर ने बात कही, मैं बिल्कुल सहमत हूँ उस बात से। मीडिया में बने रहने की कोशिश, देखिए आजकल बहुत कुछ निर्भर करता है मीडिया पर, लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। ओवर एक्सपोजर जो है वो एक समय के बाद आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। आप राजीव गांधी का समय याद कीजिए, उस समय दूरदर्शन नहीं हुआ करता था टेलीविज़न मीडिया के नाम पर, तो जो उनका ज़्यादा एक्सपोजर हुआ वो धीरे धीरे मजाक बनने लगा और उनको नुकसान पहुंचाने लगा। अरविंद केजरीवाल के साथ ऐसा होगा कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ये इसका नुकसान अभी अभी हाल में जो चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव, उसमें प्रधानमंत्री को भी हुआ है। वो जो इतने सारे इंटरव्यू दिए उन्होंने, तो ओवर एक्सपोजर जो है, लोग उबने लगते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, आप अच्छी बात बोल रहे हैं, खराब बात बोल रहे हैं, हमारे पसंद की बोल रहे हैं, नापसंद की बोल रहे हैं, ये गौड़ हो जाती है और लोगों को लगता है अरे यार फिर से ये रोज़ रोज़ हो रहा है। तो एक चीज़ तो ये होती है। दूसरा, ये निश्चित रूप से जो देवेंद्र ने बात कही कि ये एक शॉक ट्रीटमेंट है, मतलब जो बात कोई एक्सपेक्ट न कर रहा हो वो कर दीजिए। और मुझे लगता है इसमें एक फैक्टर ये भी है कि उन्होंने जेल में रहकर देखा, कैंपेन चलाया लोकसभा में कि जेल का जवाब जो है वोट से दीजिए। तो उनको उम्मीद थी, पार्टी को उम्मीद थी कि बहुत बड़ी सिंपैथी मिलेगी, सिंपैथी नहीं मिली। अब चुनाव में बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो विक्टिम कार्ड खेलने का एक और मौका, एक और चांस लिया है उन्होंने। कितना फायदा, मतलब इसका नुकसान तो नहीं होने वाला, ठीक है, फायदा तो कितना सवाल होगा? यह है कि फायदा कितना होगा, तो उसकी वजह से उन्होंने किया है। दूसरा, विधानसभा अगर भंग कराते इसके साथ ही, तो थोड़ा इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता, आप ज्यादा सीरियस नजर आते,
कि आप जल्दी चुनाव चाहते हैं। यू मीन बिजनेस? हाँ, अब आप जो बोल रहे हैं वो पॉस्चरिंग ज्यादा लग रही है कि आप एक पब्लिसिटी के लिए एक स्ट्रेटजी के नाते, हर पार्टी स्ट्रेटजी बनाती है, उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो कन्विंसिंग लगनी चाहिए, विश्वसनीय लगनी चाहिए। तो अगर विधानसभा भंग कराने के साथ ही ये घोषणा करते तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता। जी, और फिर आगे बात करेंगे कि कौन हो सकता हाँ, है, क्या कौन हो सकता नहीं, है। वो अभी बिल्कुल वही सबसे बड़ी बात है कि अब भाई ये जो केजरीवाल जी ने फैसला तो ले लिया, खुद नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, बचे हुए 60 में से कौन इतना विश्वसनीय है उनकी नजरों में जिसको गद्दी सौंपी जाए और जो भरत की तरह से खड़ाऊ रखकर वापस आने पर कह दे सब तुम्हारा। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास में कुल अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मिला के 60 विधायक अभी हैं। 2 विधायक पार्टी छोड़ के चले गए थे, एक बीजेपी में, एक कांग्रेस में। उन 60 में से जो हमें जानकारी मिली है, मंत्रिमंडल में 2 लोगों को जगह मिलेगी। बाकी पुराने जितने भी चेहरे हैं वो मंत्रिमंडल में रहेंगे, उनको नहीं हटाया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि जो पुराने चेहरे मंत्रिमंडल में हैं उन्हीं में से किसी एक को ये जिम्मेदारी मिलेगी। अब उनमें से कौन ऐसे हैं जिनको ये जिम्मेदारी मिल सकती है, तो पहला नाम आता है आतिशी का। अभी भी सरकार में देखिए तो सबसे बड़ा कद उन्हीं के पास में है। सारी प्रमुख मंत्रालय जितना भी है, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, सब उनके पास में है, और एक महिला होने का फायदा है। तीसरा, दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच में जो अनबन चलती रहती है उसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर रही है बनिस्पत सौरभ भारद्वाज। हमने देखा कि सौरभ भारद्वाज जैसे ही मंत्री बन के आए थे और सर्विसेज में किस तरह से अधिकारियों के साथ अनबन हुई और बवाल मचा बहुत। तो ऐसी स्थिति ना आए ये सरकार के लिए ज़रूरी है। वजह यह है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में ये जरूर लोग कह रहे हैं कि विधानसभा भंग क्यों नहीं किया, उसके पीछे वजह है। 5 महीने से वो लगभग जेल में है, कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं हुई है। आपको चुनाव में जाना है, उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण आपको एक फैसला करना है। अपने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि सबको हम 1000 रुपया देंगे, यानी स्कीम्स को एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल, और उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग बुलानी जरूरी है। और अरविंद केजरीवाल अगर खुद मुख्यमंत्री रहते तो हो सकता है ये परमिशन लेने के लिए उनको फिर से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता, लेकिन कोई और अगर मुख्यमंत्री बनता है तो वो कैबिनेट की मीटिंग बुला के पहले ही दिन में इस एजेंडे को पास कर सकता है, और आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में ये मास्टर स्ट्रोक है आम आदमी पार्टी के लिए। चलिए, तो इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आतिशी, अगर देवेंद्र आतिशी बनती हैं सीएम दिल्ली की, तो एक महिला होने के नाते जितनी एग्रेसिव वो रहती हैं बीजेपी के लिए, तो उनको टारगेट करना, उनकी एक मजबूत छवि के लिए लिमिटेशंस हो जाएंगी क्या बीजेपी के लिए अगर वो आती हैं केजरीवाल की जगह? मुख्यमंत्री वो बन भी जाए तब भी बीजेपी के निशाने पे वो अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे, और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री उसे ही बनाएंगे जो कि उनके लिए एक रबर स्टैंप, क्योंकि वो जेल से बाहर है। जेल के अंदर रहते तो शायद 1 मिनट के लिए सोच भी सकते थे कि थोड़ा सा इफिशिएंट व्यक्ति मुख्यमंत्री बने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भले ही उन्होंने पद छोड़ दिया, सरकार तो वही चलाएंगे। जैसे पिछले मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री के पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं था, कुछ नहीं, लेकिन कौन सरकार चला रहा था, उसी काम वो करेंगे। आतिशी की अगर बात करें तो कुछ खूबियाँ उनके अंदर बहुत अच्छी हैं जो कि बीजेपी के लिए चुनौती पेश करेंगी, जैसे बेहद पढ़ी लिखी महिला, बिल्कुल रोड से स्कॉलरशिप हैं वो, उस कंडीशन में बातों को कैसे रखना है, तार्किक तरीके से रखना है। जैसे पिछले दिन आपने देखा होगा कि बीजेपी के बहुत प्रख्यात प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, 1-2 फैक्ट्स में उन्होंने उनको भी काउंटर किया था। तो इस तरीके से अगर बात करने वाली शख्सियत सामने हों तो बीजेपी के लिए थोड़ी सी एक चुनौती तो होगी, प्लस महिला हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि क्योंकि उनका अपना कोई करिश्मा ऐसा नहीं रहेगा जनाधार के मामले में, जैसे भास्कर बता भी रहे थे कि विधायक के तौर पर अगर आप देखें तो वहाँ उनके अपने क्षेत्र में समस्या है, तो उस कंडीशन में कोई जनाधार वाली बात नहीं है, और निशाने पे अरविंद केजरीवाल ही रहेंगे बीजेपी के लिहाज से। और आज भी बीजेपी ने गिनाया बाकायदा कि कितने मुख्यमंत्री ऐसे थे जो कि गैर बीजेपी शासन वाले राज्य में जेल में गए थे और जेल में जाते ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। चाहे करुणानिधि की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, ऐसे कई नाम थे, जयललिता, अरविंद केजरीवाल या हेमंत सोरेन, ये 2 लोग ही बीजेपी शासन में गए हैं जेल में, बावजूद इस्तीफा नहीं दिया गया। तो इस तरह के नैरेटिव को बीजेपी आगे बढ़ाएगी, लेकिन ये फैसला जो है वो मजबूरी था, मतलब कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, आप जैसे कि भास्कर भी कह रहे थे कैबिनेट मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो बार बार रोज रोज फजीहत करवाने से अच्छा है कि इस्तीफा देके मतलब उंगली कटा के शहीद हो जाओ। और भास्कर ने एक जो बात कही ना, उसको थोड़ा सा और इनसे जानना चाहिए कि अंदर क्या कहा गया, कि सारे प्रोज और कॉन्स देखे गए कि इस्तीफा अगर दिया गया तो उसके पीछे क्या वजह थी, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसको काउंटर करने के लिए, उन नैरेटिव को काउंटर करने के लिए एक नया नैरेटिव कर दिया गया। देखिए, पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा कि इसका कोई जवाब नहीं है बीजेपी के पास में। वजह भी गिनाई उन्होंने, पिछले 3-4 महीने में दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, पानी की समस्या,
मतलब पानी नहीं आना से लेके ज्यादा पानी आना, दोनों दिल्ली वाले परेशान हुए। भारतीय जनता पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। जमीन पे परेशानी है, इस चुनाव में वो सब कुछ मुद्दा बन सकता था, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अब बात किस पे होगी कि अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी, उनकी छवि और उनके चेहरे की, तो सब कुछ धुल गया इस एक और बीजेपी के पास उस तरह का चेहरा फिलहाल कम से कम दिल्ली में तो नहीं मौजूद दिखता है। प्रदीप जी, अगर आतिशी, जैसे हम प्रोबेबल्स देख रहे हैं कि किसकी दावरी सबसे मजबूत है, आतिशी की अगर बात करें, आप एक महिला को मुख्यमंत्री बनाते हैं और उसके बाद अगर मान लीजिए अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो एक महिला मुख्यमंत्री से कुर्सी छीनना, ये क्या मैसेज देगा? नहीं, पहले तो देखिए एक बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी कोई नेशनल पार्टी नहीं है, दिल्ली तक सीमित है। आम आदमी पार्टी की पहचान केवल अरविंद केजरीवाल है। उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक अरविंद केजरीवाल है। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाए, कोई कन्वीनर बन जाए पार्टी का, अरविंद केजरीवाल जब तक हैं तब तक अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी है। तो इसलिए बीजेपी का, कांग्रेस का, दोनों का हमला उन्हीं पर रहेगा। और बीजेपी के पास फेस नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इससे चुनाव का फैसला नहीं होगा। चुनाव में फैसला जो है, मतलब अगर बीजेपी की दृष्टि से आप देखें कि क्या उसके चांसेस बनते हैं, क्या वो तभी बनेंगे जब कांग्रेस उठेगी। कांग्रेस 20% से ज़्यादा वोट लेकर आएगी तो बीजेपी के आने के चांसेस है, चेहरा हो या ना हो। लेकिन अगर कांग्रेस 20% के नीचे रहेगी तो अरविंद केजरीवाल को फिर से सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी बात, किसी को भी बना दें आप, समय इतना कम है, वो लेम डक होगा, वो कोई बड़ा फैसला नहीं ले पाएगा। अगर जो चैलेंज कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की चुनाव करा दीजिए, अभी मान लीजिए चुनाव की घोषणा हो जाए, फिर तो आप कोई फैसला भी नहीं ले पाएंगे, कोई बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में काम करें ना करें, फैसले वही होंगे जो वो चाहेंगे। तो दूसरी बात यह है कि ये विधानसभा भंग क्यों नहीं कराई। देखिए, विधानसभा भंग कराने का मकसद क्या होता कि तुरंत चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव आयोग चुनाव करा देता, ये ज़रूरी नहीं है। आप 2002 याद कीजिए, यही सोच के जो है नरेंद्र मोदी ने विधानसभा भंग करा दी थी। जीएम लिंगदो उस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हम तो समय पर चुनाव कराएंगे। तो सरकार जो है, उन्होंने चुनाव दिसंबर में होने थे, दिसंबर में ही कराए। फरवरी या मार्च में उन्होंने भंग की थी विधानसभा, उस समय चुनाव कराने से मना कर दिया कि तय समय पर होंगे चुनाव। अब फंस गए भाई, सरकार लेमडक हो गई, आपने विधानसभा भंग कर दी, कोई बड़ा फैसला, नीतिगत फैसला ले नहीं सकते। लेकिन उस समय का माहौल अलग था, नेतृत्व अलग था, पार्टी अलग, और गुजरात की परिस्थिति अलग, वो सब अलग बातें थी। तो अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि हम विधानसभा भंग कर देंगे, तब भी जरूरी नहीं है कि जब हम चाहते हैं तब चुनाव हो जाए। एक बात तो ये थी। दूसरा, वो इस समय जो है विधानसभा से बाहर के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना ही नहीं सकते हैं। ये जो बार बार लोग कहते हैं ना कि 6 महीने कोई भी बिना विधायक या सांसद रहे मंत्री बन सकता है, उसके साथ शर्त है। आप याद कीजिए 2017 सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट पंजाब के बारे में आया। चुनाव से 6 महीने पहले जो है, 6 या 7 महीने पहले 2 मंत्री बनाए गए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों से कहा इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि 6 महीने का ये नियम तो है, संविधान में प्रावधान है कि 6 महीने बिना किसी सदन का सदस्य हुए आप मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रह सकते हैं। लेकिन जब आप मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं या पद ग्रहण कर रहे हैं, तब कोई ना कोई सीट खाली होनी चाहिए जहां से आपके आने की संभावना हो। तो जहां बाई कैमरल हाउस है, वहां तो आप विधान परिषद से आ जाएंगे या संसद में राज्यसभा से आ जाएंगे। लेकिन जहां बाई कैमरल हाउस नहीं है, वहां तो विधानसभा की सीट खाली होना जरूरी ही है। और नियम ये है, इलेक्शन कमीशन कहेगा कि भाई अब चुनाव में जो है 1 साल क्या 6 महीने से भी कम समय रह गया, तो अब चुनाव की जरूरत ही नहीं है, तो आप चुनकर आ ही नहीं सकते हैं उस नियम के होते हुए भी। तो इसलिए ये सब बातें, ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल को पता नहीं है, उनको सब पता है। तो इसलिए वो एक ऐसा मुख्यमंत्री समझ चाहेंगे काम चलाऊ, जिसकी इमेज न बनने पाए, जो आज नहीं फ्यूचर में भी उनके लिए चैलेंज न बनने पाए। देखिए,
मनीष सिसोदिया कुछ नहीं बोले हैं। अरविंद केजरीवाल ने ही कहा कि हम दोनों ने बात की, तय किया कि दोनों नहीं बनेंगे। तो स्वाभाविक रूप से तो डिप्टी सीएम थे उनको बनना मनीष चाहिए था। सिसोदिया, उनको बनना चाहिए था। केयर टेकर या कार्यवाहक मुख्यमंत्री भी जो है उन्हीं का दावा बनता था। लेकिन पार्टी में सीनियरिटी लेकिन में उनके भी केस है उनके ऊपर भी, तो शायद ये नहीं, सोच केस रहे भी हैं केस है रहते हुए अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह सकते हैं, तो मनीष सिसोदिया क्यों नहीं रह सकते? इसीलिए उनका ये कहना था कि हम दोनों ही अब अग्नि परीक्षा देंगे जनता के बीच में, और जनता नहीं, वो जिसको ठीक- चुन के देखिए आएगी। ये पब्लिक पोस्चरिंग, लेकिन ये तो बिल्कुल पब्लिक ठीक। पोस्चरिंग है, सब बिल्कुल, जानते हाँ, हैं मैं कि भी अगर उसी पे केजरीवाल आ के रहा बाद कोई दूसरा पॉपुलर नेता है तो वो मनीष सिसोदिया तो है। बिल्कुल। वो मनीष सिसोदिया के अलावा किसी को चैलेंजर के रूप में उभरते हुए नहीं नहीं देखना चाहते। और इतना जो भी बनेगा सर मुझे वो- लगता है हाँ। कि चैलेंजर से पहले हमें ये बात करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आज ही क्लियर कर दिया है कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे, फैसला आएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं, वो तो बनेंगे। बात की बात मतलब है। उस मतलब चुनाव के वो बाद तो वही चुनाव बनेंगे, वो पहले जीतेंगे तब घोषणा आप बनेंगे। घोषणा कर मतलब वो बता रहे हैं कि सिर्फ 2 महीने अभी का तो आप makeshift जो arrangement चाहें, है। जिसको हाँ, तो चाहें वो- बना सकते हैं बिल्कुल। इन 62 विधायकों में से। चलिए, तो चाहत और क्या हो सकती है आतिशी के अलावा, और दूसरी चाहत देखिए, जो आपको ऑप्शन लगता है में- अंदर खेमे से, जो आपको लगता है कि और नहीं, हाँ ये ऑप्शन अच्छा में सरकार में अगर आप देखें तो आतिशी के बाद सौरभ भारद्वाज हैं और कैलाश गहलोत हैं। 3 ही ऑप्शन है मेरी जानकारी के मुताबिक। और सौरभ भारद्वाज की जहाँ तक बात है, तो मैंने बताया कि अधिकारियों से बहुत अच्छा नहीं बना था। सरकार को ऐसा लग रहा है कि आगे जो भी काम है बहुत कम समय है, और किसी विवाद में न फंसते हुए उन योजनाओं को लागू करवाना है। जैसे 1000 रुपया महिलाओं को देना है, तो न सिर्फ कैबिनेट में वो पास हो जाए, एलजी उसको पास करे, और कम से कम एक किस्त महिलाओं को मिल जाए जिससे वोट सुनिश्चित हो जाए। तो इस लिहाज से उनको लगता है कि हो सकता है कि सौरभ भारद्वाज जो है उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई fit झगड़े में नहीं- टाइम लगा हाँ, देंगे। मतलब फिट ना बैठ पाए, और आतिशी रहेंगी तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा। जहां तक कैलाश गहलोत की बात है, कैलाश गहलोत पे कई बार सवाल उठने लगे। वो 15 अगस्त के बाद कुछ ज्यादा झंडा सवाल फहरा उठा- के उन्होंने अपने बिल्कुल, लिए मुसीबतें मोल ले ली है, मतलब हाँ? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आतिशी के आने के बाद गृह मंत्रालय से लेके वित्त मंत्रालय तक सब लेके कैलाश गहलोत से ही लेके आतिशी को दिया गया था। तो सरकार और अरविंद केजरीवाल की नजर में कौन ज्यादा काबिल है, मनीष ये के पास पहले से जो तय कुछ है। था विभाग सब बिल्कुल, उनको मिला था। बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि आतिशी ही नहीं, हमको मैं इसकी पूछ कोई रहा हूं, जानकारी कोई जानकारी कोई नहीं जानकारी है। नहीं। लेकिन मैं फिर बात वही कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं चाहेंगे कि एक उनके और मनीष सिसोदिया के कद का कोई नेता बने या बनने की संभावना बने। इस तरह की स्थिति नहीं चाहेंगे। वो ऐसा चाहेंगे जो प्लायबल हो, उनके कहने के अनुसार चले। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आतिशी उनके कहने के अनुसार नहीं चलेंगी, लेकिन आतिशी इंडिपेंडेंट फैसला भी ले सकती हैं किसी मुद्दे पर। मतलब सरकार को लेकर, मतलब ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल से कन्फ्रंटेशन मोल लेंगी, लेकिन वो अपनी राय जो है ज्यादा दमदारी के साथ रख सकती हैं। आर्टिकुलेट हैं, विषय को समझती हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके जो फाइल आएगी उस पर दस्तखत कर देंगे। देखिए, इस पे एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। ये दूसरा मौका ऐसा होगा जब आतिशी को परखा जाएगा, जिस रोल में सर आप बता रहे हैं कि अपनी राय रख सकती हैं। जब मनीष सिसोदिया जेल गए, इस्तीफा दे दिया, और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह सौरभ भारद्वाज को सत्येंद्र जैन की जगह और मनीष सिसोदिया की जगह आतिशी को लाया गया। दोनों पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद, और वहीं पे कहा था कि दशरथ की तरह हम लोग, वो भरत की तरह हम लोग खराव लेके गद्दी पे बैठेंगे। तो उनकी लॉयल्टी पहले से ही प्रूवन है। लेकिन और इसके भास्कर, ये साथ-साथ राम राज्य भी- नहीं है। हाँ, रामराज्य नहीं ये है। राम आज की राज्य नहीं राजनीति है। में कोई भरत की तरह खड़ाऊ रख कर राज नहीं दो चलाता एग्जाम्पल है। उठा के देखो, जैसे अरविंद केजरीवाल भी देखे ही होंगे, चाहे जीतनराम मांझी की बात कर लें या चंपई सोरेन की बात कर लें। तो जब उन लोगों ने इतने तेवर दिखा दिए, नहीं, तो पद पे शुरुआत आने होती के इंदिरा बाद गांधी से। नहीं, हाल के दिनों में मैं कह रहा हूं कि हाल के जो दिनों में भी- सिंडिकेट था उसको लग रहा था ये गूंगी गुड़िया का नाम दिया गया था, हालांकि वो डॉक्टर लोहिया ने दिया था, लेकिन ये मान के कि जैसे हम चाहेंगे वैसे चलाएंगे, हाँ। ये हमारे हिसाब से चलेंगी। तो राजनीति में कोई जो है लॉयल्टी जो है परमानेंट नहीं होती। नहीं, इसमें मेरा एक छोटा सा सजेशन ये है कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आम आदमी पार्टी में दिल्ली में अगर 62 विधायक जीत के आए थे तो 2 विधायक छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई भी अरविंद केजरीवाल के नाम के बगैर जीत नहीं सकते। वही तो हम तो कह रहे हैं कि सबको- आम आदमी इसीलिए- पार्टी का इसीलिए- मतलब अरविंद केजरीवाल। हाँ, तो इसीलिए सबको पता है कि जो अरविंद केजरीवाल कहेंगे वो आखिरी है, और वो आखिरी तक मानेंगे भी उसको। इसीलिए किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए। कोई वो आते हैं, बिल्कुल सही राजनीतिक बात है। महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ ज्यादातर जाएगी कि वो पार्टियों चुनौती में दे ऐसा देंगे। होता है, वन लीडर पार्टी या वन फैमिली पार्टी में भी होता है, लेकिन वहां भी बगावत होती है।
महत्वाकांक्षा ऐसी चीज है चंपई सोरेन की जो महत्वाकांक्षा आपको- देख लीजिए, जो किसी ने आप- सोचा भी नहीं था। नहीं, जो आपको सच्चाई देखने नहीं देती है। ये हम आप कह रहे हैं जमीनी वास्तविकता आप जानते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि कोई जीत नहीं सकता है, लेकिन वो भी क्या मानता है कि ऐसा नहीं हो सकता है? बाकी जो सवाल आसपास के इसका। अधिकारी होते हैं वो तो और दिमाग खराब कर देते हैं ना, जो पावर में होता है उसको बताते हैं कि भाई सब काफी कर रहे हैं, देखिए वहाँ पे ये समस्या और हो पहले जाती वाले है। से बेहतर कर रहे हैं। पहले वाले साहब बेहतर कर रहे हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। चंपई सोरेन के इसमें यही हुआ था, जीतन राम मांझी का सोचो आप, कि नीतीश कुमार ने उनको क्या से क्या बनाया हाँ। और एक झटके में उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिया। हालांकि निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी शख्सियत है दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिहाज से कि उनके सामने ये गलती कोई नहीं करेगा, लेकिन पद पे जाने के बाद गलतियां होती हैं और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। तो सत्ता हर अरविंद किसी को नहीं केजरीवाल- पच पाती है भास्कर, ये नहीं, एक नहीं, दिक्कत कोई रहती है। चुनौती नहीं देगा अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ये कि हम भी हैं कुछ, ये बताने की कोशिश कि हम जो है रबर स्टैंप नहीं है, सिर्फ इतना बताने की कोशिश हो सकती है, होगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं। और ये कोशिश होती अगर समय होता ज्यादा, समय इतना कम है कि सबका ध्यान अब चुनाव पर है कि पहले जीतकर विधायक बने, उसके बाद क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो बात बाद में आएगी। तो इसलिए जो है इस समय पार्टी में मुझे नहीं लगता कि कोई झगड़ा या कोई असंतोष या कोई चुनौती इस तरह का कुछ होने वाला है। लेकिन इतना तो तय है कि आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं है, खासतौर से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जिस तरह का ठंडा रिस्पांस दिल्ली वालों का रहा, उसको देखते हुए अब इस कार्ड का कितना असर होगा, कैसे सिंपैथी मिलेगी, ये तो समय बताएगा आने वाला। लेकिन अरविंद केजरीवाल के पास इस कार्ड के अलावा और कोई नई चीज थी नहीं। तो क्या मतलब वो अपने आप को दिखा रहे हैं कि भाई मैं ईमानदार था, ईमानदार हूं, और अब आप अगर अरे वो शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना कर रहे हैं आप, ईमानदार तो की बात वही कर रहे वही हैं। तो जनता खरीदेगी इसको। मतलब देखिए, फ्री का तो बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या ये ईमानदार वाली छवि को जो एक बार फिर से रीएम्फेसिस करने की जो कोशिश करेंगे वो इस फैसले के बाद, तो आपको लगता है कि जनता वाकई में कुछ भाई एक इंडिकेशन लोकसभा चुनाव को मान सकते हैं कि जनता अगर उनकी बातों पर विश्वास करती तो लोकसभा चुनाव का नतीजा अलग हो सकता था। हालांकि वो लोकसभा चुनाव था, प्राइम मिनिस्टर चुना जाना था, सबको मालूम है कि अरविंद केजरीवाल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने जा रहे थे, फिर भी लगातार जो है वो 7 की 7 लोकसभा सीटें हार जाना और जेल जाने के बाद भी, कांग्रेस से अलायंस के बाद भी एक भी सीट न जीतना, ये लोगों के, अब आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है, मुद्दे अलग हो जाते हैं, चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, तो उस दोनों की तुलना नहीं हो सकती। या फिर प्रदीप जी, जेल में रहकर जब आपकी हठधर्मिता लोग देख रहे थे कि भाई इसे तो कुर्सी से इतना प्यार है, ये भी हो सकता है कि जेल में जाने पर भी नैतिकता की बात करने वाला सीएम कुर्सी नहीं छोड़ रहा है, तो अब वो फिर से उसी रास्ते पे आ रहे हैं, तो शायद वो नेगेटिविटी जो एक इमेज के साथ जुड़ी थी कि भाई सबने इस्तीफा दिया, यही फायदा नहीं दे मिलेगा रहे हैं। उनको, उसका फायदा तो मिलेगा। हाँ निश्चित रूप से, मतलब फायदा ये मिलेगा कि अब अपोजिशन वो मुद्दा नहीं बना पाएगा। हाँ, रोज की जो फजीहत होती वो एक कि बार में ये once and for देखिए all। जेल चले गए, इतने दिन जेल में रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर सकते, फिर भी पद पे बने हुए हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये मुद्दा ही खत्म हो गया। इस्तीफा देर से, अगर इस्तीफा दे देते हैं, 2 दिन का समय है, अच्छा अभी भी कुछ हो सकता है। सारे विधायक अगर मांग करने लगे कि नहीं आप मत छोड़िए, तब भास्कर ऐसा हो सकता है? नहीं, मेरी जानकारी के मुताबिक मंगलवार नहीं, मेरी को- कोई जानकारी नहीं है, हम तो एक मंगलवार संभावना की को बात मानना कर रहे है, हैं। हाँ ऐसा होता है कि भाई वो लोग अड़े रहे, वो लोग रोने लगे, इसीलिए नहीं करा, ऐसा होता है, हमने देखा है शरद ऐसा। पवार का केस क्या नहीं, है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक मंगलवार को अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं। मंगलवार की शाम को ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी। अगर किसी कारणवश मंगलवार की शाम को नहीं होता है तो बुधवार सुबह विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें नेता चुन लिया जाएगा और मुख्यमंत्री का नाम घोषित हो जाएगा। तो ये प्लान है। 2 नामों पे तो चर्चा कर लिया, मास्टर शॉक तो दिया, ऐसा कोई शॉकिंग नाम भी आ सकता है क्या, या यही जो नाम हम लोग चर्चा कर रहे हैं उन्हीं में से कुछ निकलेगा? देखिए, बहुत लोग ये कयास लगा रहे थे कि सुनीता केजरीवाल जिस हिसाब से राजनीति में सक्रिय हुई हैं या जो जिस तरह की जिम्मेदारी वो निर्वहन कर रही थी, मतलब चुनाव में बड़ी मीटिंग्स करती थी, बड़ी सभाएं वही करती थी, अरविंद केजरीवाल नहीं होते अभी थे। हरियाणा में भी कैंपेन पूरा हरियाणा में उन्होंने किया है, संभाला। पंजाब में किया है, और न सिर्फ वो कैंपेनिंग करती थी बल्कि जो बड़े नेताओं की मीटिंग होती थी वो मीटिंग लेती थी, रामलीला ग्राउंड या फिर रांची में जो हुआ, और उसके अलावा सब रिपोर्ट्स उनके पास जाती थी कि कहाँ किस विधानसभा में किस लोकसभा में क्या हो रहा है। तो उस हिसाब से ये देखा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल भी एक ऑप्शन हो सकता है। एक कानूनी पक्ष तो सर ने बता दिया था कि 6 महीने का जो होता है उसके पीछे राइडर्स भी लगे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जिस
मोरल हाई ग्राउंड के लेके इस्तीफा दे रहे हैं, अगर वो सुनीता केजरीवाल को बनाते हैं तो वो नेगेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और फिर बीजेपी को एक मुद्दा और फिर भी उसके मिल बाद भारतीय जनता पार्टी कहने लगेगी कि ये दूसरे लालू प्रसाद यादव हैं। उस समय सुनीता उसको केजरीवाल का उनसे इस्तेमाल नुकसान हो करना जाएगा। पॉलिटिकली इसलिए- फायदेमंद था कि एक पत्नी आके इस बात को कह रही है, सिंपैथी वाली बात कर रही अब वो है, समय- शासन दे देना, सत्ता दे टेक्निकली देना, पॉसिबल नहीं है। वो दिक्कत अगर वाली बात है। चाहते भी हों तो भी और कर नहीं ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, केवल बिल्कुल। नैरेटिव सेट करने के लिए कर रहे नहीं, हैं, हाँ। उल्टा पता चले बीजेपी एग्रेसिव हो गई इस इसमें बात पिना में। हैरानी वाली बात ये थी कि जिस डिमांड को उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, महाराष्ट्र विधानसभा के साथ चुनाव कराया जाए, तो वो चुनाव तो तभी हो सकता था ना जब विधानसभा भंग करने की आप सिफारिश करते, हाँ। और वो सिफारिश कर दीजिए, आराम से हो जाए। दूसरी चीज की 2 दिन का समय क्यों? छुट्टी का इस्तीफे से क्या लेना देना कि संडे है, मंडे छुट्टी है, अगर आपको इस्तीफा देना हो तो आप तुरंत दे सकते थे। इन सारी चीज़ों को पॉलिटिकली उन्होंने एक स्मार्ट स्टेप्स के तौर पे इसका इस्तेमाल किया कि ये नैरेटिव वो दे रहे हैं, असल मंशा ये नहीं है। ये उस दबाव जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी ये पता है कि जिस दिन दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी वर्सेज अरविंद केजरीवाल मुकाबला हुआ, अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत ही मुसीबत, हर एक लोकसभा का उदाहरण उठा के देख लें। लेकिन जब भी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली बीजेपी या कांग्रेस से मुकाबला हुआ, केजरीवाल के सामने कोई नहीं है। तो वो इसी नैरेटिव के सहारे फिर से आगे बढ़ाएंगे। और समझा जा सकता है कि अगर इतने फूंक फूंक कर वो कदम रख रहे हैं तो अभी भी उनके पिटारे से और भी कुछ निकलना बाकी होगा। मेरी नज़र तो इस बात पे टिकी रहेगी कि अभी नहीं तो क्या 1 सप्ताह बाद विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं या नहीं वो। हाँ, मतलब कंसिस्टेंटली आप एक एक करके हर बिल्कुल, हफ्ते एक एक बिल्कुल, खबर बिल्कुल। आप देते अगर रहें। सरकार का अगर वो काम पूरा हो जाता, जैसे कि हमने पहले भी बताया, तो वो 1000 रुपया महिलाओं को देने वाला एक मास्टर स्ट्रोक पहले से ही तैयार करके रखा है, बजट में ही पास कर दिया था, लेकिन कैबिनेट में पास करना है। हो सकता है कैबिनेट में पास हो जाए, हालांकि हमारी कोई जानकारी नहीं है, इस पर कोई बात नहीं हुई है मेरी, लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर वो कह रहे हैं कि नवंबर में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ चुनाव कर दीजिए, तो उसके बाद ये एक ऑप्शन होगा कि भाई हमने विधानसभा भी बंद कर दिया, अब क्यों नहीं करवा रहे हैं आप चुनाव, ये कह सकते हैं। लेकिन चुनाव कब होगा ये उनके ऊपर में निर्भर नहीं है, वो चुनाव आयोग तय करेगा। आप सरकार भंग कर दे, उसके बाद भी चुनाव आयोग के पास में 6 महीने का समय होता है, और लगभग उतना ही समय है जब सरकार वास्तव में होने हैं वास्तव में चुनाव होने हैं, तो वो हो सकता है उतना समय लग जाए इसमें। चलिए तो देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे पिटारे से उनकी खबरें खुलती रहेंगी। लेकिन देवेंद्र, इस बीच ऐसी भी कुछ खबरें हैं क्या स्मृति ईरानी को अब दिल्ली लाया जाए केजरीवाल के खिलाफ? एक चीज़ है पिनाज कि हाल के दिनों में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कि बीजेपी का जो सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, उसमें बड़े नेताओं को अलग अलग क्षेत्र की जो जिम्मेदारी दी गई है, उसमें स्मृति ईरानी के हिस्से में दिल्ली की जिम्मेदारी है। दिल्ली की बड़ी जिम्मेदारी सदस्यता अभियान को लेकर स्मृति ईरानी के पास है। और ऐसे में दिल्ली बीजेपी हो या बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, कई सारे नेताओं का ऐसा मानना है कि स्मृति ईरानी के अंदर वो फायर है कि अगर उनको उतारा जाए, दिल्ली की कमान उनको देकर उतारा जाए, तो वो बहुत कुछ कमाल कर सकती हैं। लेकिन पार्टी में इस बाबत कोई फैसला नहीं हुआ है। ये सिर्फ क्योंकि सदस्य एक नैरेटिव, ये बातचीत चलती है, गॉसिप चलता है कि ऐसा होना चाहिए, एक मंशा चलती है ऐसी, और सदस्यता अभियान की जिम्मेदारी दी गई तो उससे जोड़ के देखा जाने लगा। लेकिन अभी तक इस बाबत कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी तरह की बात बंगाल को लेकर भी कही जाती थी कि स्मृति ईरानी को वहाँ भेज दिया जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो दिल्ली में वैसा होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल ज़रूर पार्टी के भीतर एक तबका ये मानता है कि दिल्ली बीजेपी को अगर अरविंद केजरीवाल को काउंटर करना है तो ऐसे ही आर्टिकुलेट व्यक्ति की जरूरत है जैसे कि स्मृति ईरानी हैं। प्रदीप जी? नहीं, बिल्कुल एक सरप्राइज एलिमेंट चाहिए। जो दिल्ली बीजेपी में अभी नेता हैं वो अरविंद केजरीवाल के सामने कहीं नहीं ठहरते, कोई चैलेंज ही नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। तो आप मैच शुरू होने से पहले मैच नहीं हारना चाहेंगे। स्मृति ईरानी बनेंगी नहीं बनेंगी उम्मीदवार, पार्टी उतारेगी कि नहीं, वो चैलेंज कर पाएंगी कि नहीं, ये तो बात की बात है। लेकिन आप लड़ाई में उतरने की तैयारी करते तो दिखें, आप कुछ नया करते तो दिखें, बदलाव करते तो दिखें। स्मृति ईरानी के साथ एक जो है लाभ ये भी है कि वो स्मृति मल्होत्रा हैं, और दिल्ली में बीजेपी का पंजाबी जो वर्ग है उसमें काफ़ी जनाधार पहले से रहा है, अब भी है। तो इसलिए जो है वो भी उनको एक एडवांटेज मिल सकता है। आर्टिकुलेट हैं, अच्छी स्पीकर हैं, केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य रह चुकी हैं, और संगठन में भी काम कर चुकी हैं। तो इस सब को देखते हुए बीजेपी के सामने इस समय जो विकल्प हैं उनमें उनसे बेहतर, तो अगर पार्टी के पास मन में कोई और नेता का नाम हो तो अलग बात है, जो सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहा है उससे बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन क्या फैसला होगा ये देवेंद्र बता सकते हैं। देवेंद्र भी बता सकते हैं, थोड़ा इंतजार करना नहीं, है। अभी फैसला हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने अभी पहले फैसला- बताया कि सिर्फ सदस्यता अभियान तक उनको जोड़ के रखा गया है। दिल्ली में ये जिम्मेदारी दी जाए स्मृति ईरानी को या किसी और को, इस बाबत अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। पार्टी फैसला हाल करेगी, के दिनों- लेकिन चुनाव दिलचस्प हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल। और हाल के दिनों में एक चीज़ ज़रूर हुआ है कि स्मृति ईरानी को, जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली, कि टॉप लेवल से ये बताया गया
कि बहुत जल्द आपको बहुत कुछ करना है। और मतलब चुनाव हारने के बाद ऐसा नहीं है कि वो कहीं से हाशिए पे हैं, वो एकदम से आपको दिखेंगी। भास्कर, अभी आप कह रहे थे कि बीजेपी की स्थिति ऐसा भी नहीं था कि मतलब इस बार बहुत खराब नहीं है, मतलब जैसे क्लीन स्वीप वाला मामला नहीं लग रहा था आपको ग्राउंड पे। तो अगर स्मृति ईरानी भी आ जाती हैं तो दिलचस्प होगा मुकाबला। मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बदलाव की उम्मीद मुझे अभी भी नहीं लग रही है। देखिए, ग्राउंड पे आम आदमी पार्टी का वोट जो होता है वो लाभार्थियों का वोट है विधानसभा चुनाव में, और जो बड़ा वोट बैंक है वो दिल्ली सरकार के द्वारा जो फायदा दिए जाते हैं वो सब उठा रहे हैं और उस नाम पे वोट करते हैं। आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है। लेकिन लाभार्थी का फटीक हमने देखा है लोकसभा चुनावों Yes. में। लाभार्थी जो है वो दिल मांगे मोर वाला है वहाँ। और वो दिल मांगे मोर कि जितना मिल रहा है उससे संतुष्ट नहीं बिल्कुल होता है। उसके लिए उन्होंने वादा कर दिया है कि 1000 रुपया सभी महिलाओं को देंगे। ये बजट नहीं पास नहीं, हो वो चुका दे है। पाते हैं या नहीं, बजट पास हो चुका है, लागू नहीं हुआ है। उसी के लिए कैबिनेट हाँ, की बैठक, वो मैंने पहले बताया था कि हाँ, उसी के लिए कैबिनेट की बैठक करनी है। अब ये जरूरी नहीं कि कैबिनेट पास कर दे, एलजी भी जो उसको मंजूरी दे दे। और ये खींचतान दिल्ली वाले परेशान भी हाँ, हो गए हैं बिल्कुल हो रोज-रोज सकता है से। ऐसा कि एलजी उसको पास ना करें, लेकिन कम से कम आम आदमी पार्टी कह सकती है कि हमने वो बजट केवल में- इंटेंशन दिखा सकते हैं, हाँ लेकिन उसका किसी को। और दूसरी बात, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारी पड़ती है सब पे, लेकिन उस निर्भर इस पर करता है कि आपके जो विरोधी हैं उसका फायदा कितना उठा पाते कितने उठाते हैं। तो बीजेपी पर निर्भर करेगा कि वो इस एंटी इनकम्बेंसी का जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है उसका कितना लाभ उठा पाती है, जमीन पर उसको नीचे तक कितना ले जा पाती है, अरविंद केजरीवाल की छवि को कितना खराब कर पाती है। सर, आप पहले भी बता रहे थे जैसे कि दिल्ली में आप वोटों का समीकरण, जातिगत समीकरण देख लीजिए, उस हिसाब से बीजेपी अभी तक विधानसभा में जितना कुछ भी कर पाई है उससे 1-2% ज्यादा भी कर लेती है, तब भी नहीं बन रही, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो वो रहा इसीलिए कह रहे हैं कि तब भी कांग्रेस आवाज- पर निर्भर है बीजेपी का बिल्कुल। सत्ता में आना। और कांग्रेस कहीं से भी ऐसी स्थिति में नहीं आ रही कि सीधा सीधा आम आदमी पार्टी को चुनौती दे, बीजेपी की सरकार बन जाए। और दूसरी बात, दिल्ली सरकार लेवल पे जो वोटर है, जो मास वोटर है दिल्ली में, वो सरकार से बिल्कुल भी नाखुश है, ऐसी स्थिति नहीं है। वो हमने देखा है जमीन पे, वो सरकारी फायदा उठा रहे हैं। चलिए, और तो उससे स्टेप खुश बाय हैं। स्टेप थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी 2 दिन बाद, इस 2 दिन में क्या कुछ करने वाले हैं केजरीवाल, ये भी दिलचस्प रहेगा। और 2 दिन बाद क्या फैसला होगा, दिल्ली की कुर्सी कौन अटकलों के बीच वाकई में संभालेगा। तो आने वाले दिनों में, जैसे कि भास्कर ने कहा कि भाई अगले 1 हफ्ते तक टीवी पर आम आदमी पार्टी छाई रहने वाली है, तो वैसा ही होगा। जो जो डेवलपमेंट होगी उस पर चर्चा और अंदर की खबर लगातार कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपको देते रहेंगे।